हेलो, नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना, विषय ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, सेशन रसशास्त्र का अध्यापन में महारस के बारे में अध्ययन कराने जा रहा हूँ। महारस, तो आप लोगों ने पहले रस शास्त्र में रस पढ़ा होगा। रस शास्त्र में रस पारद को कहते हैं, और पारद को रस कहने के बाद में रस, महारस, उपरस, साधारण रस, इस प्रकार की जो वर्गीकरण किया गया है, तो उसका आधार भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस आधार में जो वर्गीकरण का आधार है, उसका आधार जो है इस प्रकार है। रसशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले अनेक प्रकार के जो खनिज द्रव्य हैं, उनको खनिज द्रव्य से कहते हैं जो खनिज से प्राप्त होते हैं, और औद्भिद द्रव्य उन्हें कहते हैं जो उन वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, और जानतव्य द्रव्य जो जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। ऐसे जो इनका जो वर्गीकरण और वर्णन किया गया है आचार्यों ने, वो अपने अपने अनुभव के आधार पर वो उन्होंने वर्णन किया गया है। अनुमानतः ये वर्गीकरण जो किया गया है, अनुमान लगाया जाता है कि जो वर्गीकरण किया गया है, ये पारद के 16 संस्कारों के आधार पर किया गया है। मतलब पारद जिसे रस कहते हैं, जिसका पारद भी नाम है, मरकरी जो रस है, इसके 16 संस्कार किए जाते हैं। मतलब संस्कार का मतलब संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार नाम गुणांतराधनम। संस्कार कहते हैं गुणों को बढ़ाने की प्रक्रिया को, मतलब गुणों का अंतर्धान करने को। किसी भी द्रव्य में अत्यधिक गुणों को लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, उसे गुणांतराधान कहते हैं। तो पारद के 16 संस्कार जो किए जाते हैं, तो पारद में अत्यधिक गुणों को लाने के लिए किए जाते हैं। उस 16 संस्कार की सफलता के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है कि जो द्रव्य पारद यानी रस के जितना निकट है, यानी पारद के लिए जितना उपयोगी है, उसको उन्होंने महारस में रखा है। जो कम उपयोगी है उसको उपरस में रखा है, और जो उससे भी कम उपयोगी है उसको साधारण रस में रखा गया है। ये इसका वर्गीकरण का आधार शास्त्रों में माना गया है। इसके अलावा पारद को बुभुक्षीकरण करने, मतलब पारद को बुभुक्षीकरण कहते हैं कि पारद को बुभुक्षी कहते हैं भूख लगना। मतलब भूख लगने का मतलब ये है कि पारद अपने आप में अन्य द्रव्यों को अधिक रूप से समा सके, अधिक रूप से खा सके। खाने का मतलब उसको अपने आप में ग्रहण कर सके। तो पारद जब अपने आप में ग्रहण करेगा, उसको बुभुक्षीकरण कहते हैं। तो सभी द्रव्यों को अपने अंदर समा लेता है, उसको पारद का बुभुक्षीकरण कहते हैं। तो पारद के बुभुक्षीकरण करने में, जारण में है, और उसके रंजन करने में, इसके आधार पर ही इनका वर्गीकरण शायद किया गया है। ये इसकी सफलता के आधार पर साधारण रस, उपरस और महारस का वर्गीकरण सामान्यतः किया गया है, ऐसा अनुमान किया जाता है शास्त्रों द्वारा। दूसरा इसका जो कारण माना गया है शास्त्रों में, वो इस प्रकार है कि इसके पारद के द्रव्यों के आधार पर, मतलब पारद के लिए जो अधिक प्रभावकारी द्रव्य है, उन प्रभावकारी द्रव्यों को महारस में माना गया है। कम प्रभावकारी द्रव्य है उसको उपरस में माना गया है, और इससे भी कम प्रभावकारी जो द्रव्य है उनको रस वर्ग में पढ़ा गया है, साधारण रस में। जो द्रव्य कर्मों में कम सहायक है, उसको उपरस और साधारण रस में कहा गया है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर आपको समझाने की बात यह है, कुल मिला के, कि जो महारस, उपरस और साधारण रस का वर्गीकरण किया गया है, वो पारद यानी रस के लिए जो जितना उपयोगी द्रव्य है, उसको जितना उपयोगी है उसको महारस में, कम उपयोगी है उसको उपरस में, और जो बिल्कुल उनसे भी कम उपयोगी है उसको साधारण रस में उसका वर्गीकरण किया गया है। ये समझना आपको चाहिए। इन वर्गीकरणों का दूसरा कारण ये भी है, क्या कारण? दूसरा कारण यह है कि रस और महारस वर्ग में पढ़े गए जो जितने भी लौह पदार्थ हैं, उन लौह पदार्थों में अधिक से रूप से उपरस एवं साधारण रस वर्ग के प्राय निस्सारता, मतलब उसकी निस्सारता के कारण ही इसका वर्गीकरण किया गया है। मतलब उसकी सारता, मतलब सारता उसकी वही गंभीरता ली गई है कि जो द्रव्य जितना उपयोगी है उसको उसी रूप में उसका निर्माण किया गया है। रसशास्त्र में प्रत्येक आचार्य का मत है
कि मतलब कुछ आचार्यों का मत ये भी है, जैसे कुछ ने महारस का वर्गीकरण कर दिया, कुछ आचार्यों ने महारस में से उन द्रव्यों को उपरस में भी मान लिया गया है, कुछ आचार्य ने उन रसों को साधारण रस में मान लिया गया है। तो अधिकतर आचार्य महारस और उपरस की जो गणना की गई है उसमें कईयों की मान्यता भिन्न भिन्न मानी गई है। कुछ ने किसी को महारस में माना है, किसी को उपरस में माना है, किसी को साधारण में माना है। लेकिन सामान्य जो वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है उसमें यह है कि जो यहाँ आपको जो बताने जा रहा हूँ मैं, वो महारस जो है वो एक मत से जिन्होंने माना है उसको मैंने महारस में मान के उसका वर्गीकरण इसमें किया गया है। इस प्रकार से कुल मिला के जो महारस है, तो महारस का जो कतिपय आचार्यों ने महारस को माना है ना, उसमें बताया कि महारस को 8 प्रकार के महारस माने गए हैं, 8 प्रकार के उपरस माने गए हैं और 8 प्रकार के साधारण रस माने गए हैं। ये सामान्य सिद्धांत के आधार पर है। अधिकतर आचार्य 8 महारस, 8 उपरस और 8 ही साधारण रस मानते हैं। तो महारस में है, सबसे पहले माना इन्होंने कि माक्षिको विमलस चपलो, वहाँ माक्षिको विमलस चपलो रसिकस्तधा, ये श्लोक है, इसको याद करना चाहिए आपको। रसिको दर्दस स्रोतो अंजन अष्टकम, ये स्रोत, ये अष्टो महारसो ते नाने प्रथमतः सुनो, ये प्रथम से 8 महारस को सुनो। ये रसार्णव का श्लोक है और रसार्णव ने इस प्रकार से 8 महारस माने हैं। इसी प्रकार से जो सर्व सिद्धांत मत है उसमें रसकम, विमला, ताप्यम, चपला, तुथ्य अंजनम, हिंगुलम, रसिकश्चैवं ख्याताम एते महारसा, ये इसको महारस माना गया है। ये रसरत्न समुच्चय का श्लोक है। ये इस प्रकार से 2 श्लोकों को मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। 2 श्लोक जो एक तो रसरत्न समुच्चय का है और एक रसार्णव का है, दोनों सर्व सिद्धांत मान्य है और इन दोनों में ही 8 प्रकार के महारस माने गए हैं। इन महारसों में विशेष प्रकार से जो महारस हैं वो महारस कौन कौन से हैं उसमें इन्होंने सारा वर्णन किया गया है। उसमें बताया कि अभ्रक, सबसे पहले महारस में अभ्रक है, वैक्रांत है, विमल है, शिलाजुत है, सस्यक है, चपल है और रसक है। इस प्रकार से इसको महारस माना गया है। ठीक है, अमाक्षिक है, विमल है, चपलो, रसिक तथा रसिको, जैसे इस प्रकार से इनको अष्टो महारस इस प्रकार के ये माना गया है। तो आगे जो रस वर्ग में कहा गया है, रस वर्ग में भी आगे अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, अद्रिज, सस्यकम, चपलो, रसिकश्चेति ज्ञातो अष्टो रसे संग्रहित रसान, ये इस प्रकार से 8 इन्होंने रस वर्ग के द्रव्य माने गए हैं। महारस तो माक्षिको विमल माना है और अभ्रक वैकांत ये इन्होंने इन्होंने रस वर्ग में माने गए हैं, रस वर्ग मानी। इसी प्रकार से इसको आगे देखते हैं। तो उपरस वर्ग में जो माने गए हैं श्लोक गंधकर, स्थालम, शिला, सौराष्ट्री, खग गैरिकम, राजस्तोत्र कुंकुष्ठम, अष्टो उपरसा स्मृता, ये रसार्णव का श्लोक है। इस प्रकार से 8 प्रकार के ही इसमें उपरस माने गए हैं, जिसमें गंधक है, ताल, हरताल है, शिला मनशिला है, सौराष्ट्री एक तरह से वो सौराष्ट्री उसको कहते हैं जो सौराष्ट्र की मिट्टी वो सौराष्ट्री कहलाती है। खग गैरिकम, रजस, कंकुष्ट, इस प्रकार के 8 प्रकार की ये उपरस इस प्रकार की स्मृत कहे गए। इसके अलावा दूसरा श्लोक रसन समुच्चय का है, इसमें है गंधकम, गैरिकम, काशीसम, कांक्षी, ताल, शिला, अंजनम, कंकुष्ठम, चैत्य, परसो, अष्टौ, पारद कर्म में काम आने वाले ये 8 प्रकार के, इस प्रकार से इन्होंने 8 प्रकार के जो बताए हैं, ये 8 प्रकार के उपरस बताए गए। इसमें गंधक होगी, गैरिक है, काशीस है, कांक्षी है, ताल है, शिला है, अंजन है, कंकुष्ठ है। इस प्रकार से इन्होंने 8 प्रकार के उपरस माने गए हैं। तो यहाँ भी वही बात है, महारस, उपरस, रस और उपरस ये एक प्रकार से इस प्रकार से जो पारद के संपर्क में आने पर जितने अधिक गुणों को पालन किया जाता है उसी हिसाब से इसका वर्णन किया गया है। अब आगे जो बता रहे हैं, आगे साधारण रस के बारे में है। तो साधारण रस का जो श्लोक है वो साधारण रस का श्लोक इस प्रकार है कि कंपिलस चापरो गौरी पाषाणे नवशारक है, कपर्दो वन्नी जारश्च गिरी सिंदूर हिंगुलो
गिरु सुंदर हिंगुलो मृदार संग मित्तष्टो साधारण रसा स्मृता मृदार संग स्मृतो साधारण रस स्मृता। इस प्रकार से ये रस रत्न समुच्चय का श्लोक है। इसमें साधारण रस में कंपिलक को माना है, गौरी पाषाण है, कंपिलक के बाद में गौरी पाषाण है, अग्निजार है, नौशादर है, गिरी सिंदूर है, कपर्द है, हिंगुल है और मृदार संग। इस प्रकार से इन सबको साधारण रस में इन्होंने इसको माना गया है। तो इस प्रकार से इसको साधारण रस में इसका वर्गीकरण किया गया है। अब आपको मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो महारस इन महारसों का, ये उपरसों का और साधारण रसों का वर्णन चिकित्सा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन पारद के उपयोग जब करते हैं पारद के साथ तो महारस का अत्यधिक उपयोग होता है, उपरस का उससे कम होता है और साधारण रस का उससे भी कम उपयोग होता है पारद के साथ। उसी आधार पर इसकी तुलना की गई है और उसी आधार पर इसका वर्णन किया गया है। तो अब आपको सभी छात्रों को महारस का श्लोक, 2 श्लोक महारस के मैंने बताए हैं, 2 श्लोक आपको मैं इसमें डालूंगा भी, इसमें 2 श्लोकों को डालूंगा भी, इसमें आपके साथ जो पीपीटी है उसमें 2 श्लोक डालूंगा। महारस के 2 श्लोक याद करने हैं। कौन से? एक तो माक्षिको विमल चपलोश्च रसकस्तथा सस्यकस्यो दर्दस्य स्रोतो अंजन यथा अष्टकम अष्टो महारसो देवानी प्रथमतः शृणु। ये तो रसायन का श्लोक है, याद करना है आपको। दूसरा इसी प्रकार से रसकम विमला ताप्यम चपला तुत्य अंजनम हिंगुलम रसकस्यैव ख्यातो एते महारस है। इन दोनों श्लोकों को आपको यथासंभव याद करना है। उसी प्रकार से रसवर्ग में आपको अभ्रक वैक्रांत माक्षिकम विमलो अद्रित सस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञाता अष्टो रसेन्द्रसान। इस प्रकार से इसको रस संग्रह रसान, इस प्रकार को इनको याद करना है। इन रसों को भी आपको इस प्रकार से याद करना है। दूसरा उपरस में आपको श्लोक जो है उपरस का, उस उपरस में आपको गंधकस तालकम शिला सौराष्ट्री खगगौरिकम राजस्वर्तस्य कंकुष्ठम अष्टौ उपरसो स्मृता। इस प्रकार से 8 उपरसों को ये श्लोक याद करना है। ये रसायनों का श्लोक है। दूसरा श्लोक आपको याद करना है रसरत्न समुच्चय का उपरस में। इसमें है गंधास्म गैरिक काशी कांक्षी ताल शिलांजनम कंकुष्ठम चेतु प्रसो अष्टो पारद के काम में आने वाले ये 8 प्रकार के उपरस हैं। इनका आपको श्लोक को यथासंभव याद करना है। उसी प्रकार से आपको मैं इसी में आपको अध्ययन के साथ साथ ही बताने जा रहा हूँ कि इनको भी याद करना बहुत आवश्यक है। साधारण रस में जो श्लोक है उसमें कंपिलस चापरो गौरी पाषाण नवशार्क है कपर्दो बन्नी जारस्य गिरी सुंदूर हिंगुलो मृदार संग मित्तष्टो साधारण रसास्मृता। इस प्रकार से मृदार संग इसलिए साधारण रस में इसको स्मरण माना गया है। साधारण रस को इसको इस प्रकार याद करना चाहिए। इसमें कंपिलक आएगा, अग्निजार आएगा, गौरी पाषाण है, गिरी सुंदूर है, नौशादर है, वन्नीजार है, कपर्द है, मृदार संग है। इस प्रकार से जो 8 साधारण रस है इन सबको भी आपको यथासंभव आपको याद करना है। याद करने के बाद में अब इस महारस उपरस रस उपरस महारस साधारण रस के बाद वर्गीकरण के बाद में अब आपको मैं अगले अध्याय में जो अगले अध्याय पढ़ाऊंगा उसमें महारसों में जो वर्णन करने जा रहा हूँ उन महारसों में अभ्रक का वर्णन करने जाऊंगा। तो इस अभ्रक का वर्णन करने से पहले आपको महारस उपरस और साधारण रस का कैसे वर्गीकरण हुआ इसका आपको बिल्कुल याद करना है। इसको ध्यान करना है कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण है। इसको बार बार आपको रिपीट करके याद करना है। इसमें विशेष प्रकार से यही है कि जो द्रव्य पारद यानी रस के जितने अत्यधिक उपयोगी है, जो द्रव्य पारद से अत्यधिक उपयोगी है उसको इन्होंने महारस में लिया है। उससे कम उपयोगी है उसको इन्होंने उपरस में लिया है, रस में लिया है, फिर उपरस में लिया है। और अत्यंत कम जो उपयोगी है उन सब द्रव्यों को इन्होंने साधारण रस में उपयोग में लिया है। इस प्रकार से आपको ये तो अब क्लियर हो ही गया होगा कि महारस
उपरस है, उपरस और साधारण रस किस किस को कहा गया है। 8 ही महारस है, 8 ही उपरस है और 8 ही साधारण रस है, 8 ही रस है। इस प्रकार से आपको आठों इनको याद, श्लोक को याद करके हिंदी अनुवाद याद करके आपको याद करना है। अब आपको इसमें मान लो मेरे इससे पहले प्रथम अध्याय में महारस उपरस का वर्णन किया जा रहा है, इस अध्याय में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप अगले जो चैप्टर है उस चैप्टर में मेरे को उसके बारे में आप क्लियर पूछ सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। ओके, धन्यवाद।